हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। इस वीडियो में हम जुलाई में हुए मिशन उत्कर्ष के साइंस के पेपर के केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से और इन फ्यूचर उससे और कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जो है वो जुलाई में का जो पेपर हो चुका है उसके क्वेश्चन पेपर पे है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके क्या आंसर्स थे और क्या फ्यूचर में उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। अगर आपने दिया है तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पेपर में था कि द कॉज ऑफ टूथ डीके इज द पीएच ऑफ सलाइवा, कि जो हमारे दांत है उसका डीके मतलब उसके ख़राब होने के, अगर वो ख़राब हो रहे हैं तो वो कब ख़राब होंगे, जब जो हमारा सलाइवा है उसका पीएच हो 6.5, ठीक है, या उसका पीएच हो जब 7, या उसका जब पीएच ड्रॉप हो जाए, ठीक है, जब उसका पीएच ड्रॉप हो जाए बिलो 5.5, या जब उसका पीएच हो जाए 7.7 से नीचे, तो कब ये स्थिति होगी कि हमारा जो दांत है वो सड़ने लगेगा। टूथ डीके का मतलब है दांतों का सड़ना, ठीक है। तो कब हमारा दांत सड़ना चालू होगा, जब सलाइवा मतलब जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है उसका पीएच 6.5 हो जाए तब, 7 हो जाए तब, 5.5 से कम हो जाए तब, या 7.7 से कम हो जाए तब, ठीक है। तो हमको पता है कि पीएच वैल्यू, ठीक है, जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 14 के बीच में रहती है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट होता है 7, ठीक है। तो अगर पीएच 7 है मतलब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। और अगर पीएच 6, 5, 4, 3, 2, 1 है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और अगर पीएच है 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पीएच है अगर इतना है तो सॉल्यूशन कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इतना हमको पता होना चाहिए। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। तो ये अगर 6.5 दिया हुआ है मतलब ये एसिडिक की बात हो रही है, ठीक है। 7 मतलब न्यूट्रल, 5.5 मतलब हाईली एसिडिक, और 7.7 मतलब कि स्लाइटली बेसिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी में से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि जब पीएच जो है सलाइवा का ड्रॉप होगा बिलो 5.5 तो वहाँ पे क्या चालू हो जाएगा, टूथ डीके, जो दांत है उसका सड़ना चालू हो जाएगा जैसे ही सलाइवा का पीएच गिरेगा 5.5 से, ठीक है। तो सलाइवा का पीएच होता कितना है, ठीक है, तो जो सलाइवा का पीएच है ये लिखा हुआ है कि सही आंसर है आंसर नंबर सी, जो कि है ड्रॉपिंग बिलो 5.5, मतलब 5.5 से जैसी पीएच नीचे जाएगा जो दांत है वो सड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक टू नियरली न्यूट्रल, ठीक है। जो सलाइवा का नॉर्मल पीएच होता है वो रहता है 6.2 से 7.6 के बीच, मतलब एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में रहता है, ठीक है। तो अगर वो 5.5 में पहुंच जाएगा मतलब वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक हो गया है, ठीक है। हाईली एसिडिक हो जाएगा जब हमारा सलाइवा, तो वहाँ पे चालू हो जाएगा एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं टूथ डीके, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जब सलाइवा का पीएच 5.5 से नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे दांत हमारे सड़ने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया सलाइवा के बारे में, हमको पता चल गया। और कौन कौन से ऐसे बॉडी के फ्लूइड है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक है हमारा ब्लड मतलब हमारा खून, ठीक है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच होता है
1.1 से लेकर 3 के बीच में। थर्ड है बाइल जूस, इसका होता है 7.5 से 8.5। ठीक है, किस नेचर का होगा? एल्कलाइन नेचर का होगा। 1 2 3 मतलब एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, हमारा जो यूरिन होता है उसका होता है 4.5 से 8 के बीच में। ठीक है, और जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर होता है, उसका होता है 7.0 से 7.4 के बीच में। तो एक बार सलाइवा के बारे में पूछ चुका है, तो अगली बार मे बी इन सब के बारे में पूछ ले कि इनका पीएच किस रेंज में रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल कार्बोनेट से, तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं? क्या मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन होने पर क्या क्या चीज़ बनती है पूछ रहा है। क्या सॉल्ट और वाटर बनता है, या सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या सॉल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, या सॉल्ट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इन तीनों में से, चारों में से कौन सी चीज़ बनती है? ठीक है, तो कौन सी चीज़ बनती है? इसका सही जवाब है ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ की रिएक्शन करवानी बोल रहा है? एक वो बोल रहा है एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाने बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, तो इससे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा NaCl जो कि है सॉल्ट, वाटर बनेगा H2O प्लस CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। मे बी अब ये बैलेंस हो गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें बनी? एक बना NaCl। NaCl हमारा क्या है? सॉल्ट। H2O हमारा क्या है? वाटर। और CO2 हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल कार्बोनेट से तो तीन चीज़ें बनेंगी। एक होगा सॉल्ट, एक होगा वाटर, और एक होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल कार्बोनेट से तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमने एसिड लिया है। कौन सा एसिड लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट से। यह मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, तो उससे बनेगा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना? NaCl, और पानी बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अब अपने को इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लग जाएगा 2। ठीक है, इससे एक और चीज़ पूछता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो हम अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग होता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसको टेस्ट करने के हमको चाहिए लाइम वाटर। ठीक है, जैसे इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, एकदम दूध जैसा कलर हो जाता है उसका। यहाँ तक समझ में आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। थर्ड क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें सॉल्ट्स दे दिए गए थे आपको, ये फर्स्ट सॉल्ट, ये सेकंड, ये थर्ड।
इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा एसिड रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल निकालते कैसे, ठीक है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल निकालते कैसे। तो अपन एक एसिड लेते हैं, ठीक है। कौन सा एसिड है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा H+ और Cl- में। एक और एसिड ले लेते हैं जो कि हमारा H2SO4। इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो टूटेगा 2H+ और SO4 2-, ठीक है। एक और एसिड ले लेते हैं HNO3 जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो टूटेगा H+ और NO3-, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन पार्ट दिख रहा है उसको हम हटा देते हैं। क्या कॉमन है? ये सब कॉमन है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जो अनकॉमन पार्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या है? Cl-, SO4 2-, NO3-, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें किससे निकल रही हैं? एसिड से निकल रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे को बोलते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है। कौन सा रेडिकल? एसिड रेडिकल। और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कोई भी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव उसको हम बोलेंगे एसिड रेडिकल, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई? ये बेसिक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अपन देखते हैं बेसिक रेडिकल कैसे पता करेंगे या बेसिक रेडिकल क्या होता है। तो अपने को पता चल गया कि जो भी एसिड रेडिकल होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उसको याद करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेसिक रेडिकल के बारे में। तो अगर अपने को पता करना है कि बेसिक रेडिकल कैसे पता करें तो अपन लेते हैं बेस लिया, ठीक है। NaOH मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ब्रेक होगा Na++ OH- में, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, वो है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी मैं ब्रेक करूँगा तो होगा K+ और OH- में, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है? बेसिक रेडिकल। जो बेस से हमको रेडिकल मिल रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि जो भी बेसिक रेडिकल होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो भी एसिडिक रेडिकल होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है उसको याद रखने के लिए। कोई भी सॉल्ट रहता है वो दो चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। कोई भी सॉल्ट है तो उसके अंदर हमको एक एसिड रेडिकल मिलेगा और एक बेसिक रेडिकल मिलेगा। तो ये सारे के सारे सॉल्ट है, जिसमें हमको बताना है कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सबसे पहले लिया है NH4Cl, ठीक है। NH4Cl को हम ब्रेक करेंगे तो टूटेगा NH4+ और Cl-, में, ठीक है। तो NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक रेडिकल। और Cl- जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एसिड रेडिकल। तो हमको याद रखना है कि जो बेसिक रेडिकल होगा उसमें होगा पॉजिटिव चार्ज और जो एसिड रेडिकल होगा उसमें होगा नेगेटिव चार्ज। अब अपन देखते हैं सेकेंड वाला, क्योंकि ये KNO3। इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये बनेगा K+ और NO3-। अब देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये बेसिक रेडिकल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा क्या है? बेसिक रेडिकल। NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब वो हमारा क्या होगा? एसिड रेडिकल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसिड रेडिकल, ठीक है। वैसे ही इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये टूटेगा NH4+ SO4 2-, ठीक है। तो ये NH4+ है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा? बेसिक रेडिकल, ठीक है। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा? एसिड रेडिकल। इसको बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो भी बेसिक रेडिकल होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और जो भी एसिड रेडिकल होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड ए एंड बी आर टेकन इन 2 बीकर्स। 2 बीकर है, एक है ए एक है बी, ठीक है। एसिड ए अंडरगोस पार्शियल आयनाइजेशन, मतलब एसिड ए के अंदर जो भी चीज़ है उसका क्या हो रहा है, पार्शियल आयोनाइजेशन, ठीक है। मतलब एसिड ए जो है उसका पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, वाइल एसिड बी अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन, मतलब जो एसिड नंबर बी है उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर में घोलने पर, ठीक है। मतलब पानी पे घोलने पर इसमें पार्शियल मतलब कुछ आयंस निकल रहे हैं, मतलब 100% में से 40% ही निकल रहे हो या 50% ही आयन निकल रहे हो हाइड्रोजन के, ठीक है। पर इसमें पूरे के पूरे कितना आयोनाइज हो रहा है, 100% पूरा का पूरा आयोनाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि जो एसिड 100% आयोनाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो पार्शियल आयोनाइज होता है उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। इतना तो नॉलेज हमको पता चल गया। पूछा ये है कि विच एसिड अमोंग ए एंड बी इज वीक एंड विच इज स्ट्रॉन्ग। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो हमको तो पता चल गया कि ए वाला जो है वो पार्शियल आयोनाइज हो रहा है, मतलब वो कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जा रहा है वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर वही है कि एसिड ए जो है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है, बिकॉज उसका कैसा हो रहा है, पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है पानी में, मतलब पानी में वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, इसलिए वो वीक एसिड है। और जो एसिड नंबर बी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसका जो आयोनाइजेशन है वो 100% हुआ है, जितना भी था वो पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया। जो पूरा का पूरा 100% आयोनाइज हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो पार्शियल आयोनाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो हमारा एसिड नंबर ए क्या है, वीक एसिड है, और एसिड नंबर बी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि व्हाट इज वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है। तो वीक एसिड का डेफिनेशन है कि अ वीक एसिड इज एन एसिड दैट पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस रिलेटिवली स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। मतलब पानी में अगर हमने किसी भी एसिड को घोला, ठीक है, पानी में डाला एसिड को, और अगर वो 50% ही आयन्स दे रहा है, पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है, 50% ही आयन्स उसके निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो आयन्स क्या हो गया, एसिड है, तो एसिड को पानी में घोलने से वो H+ आयन ही देता है, ठीक है। पर वो 100% अपने H+ आयन नहीं दे रहा है, 50% दे रहा या 40% ही आयोनाइज हो रहा पानी में। तो ऐसे एसिड जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं या पार्शली आयोनाइज होके कम H+ आयन देते हैं, उनको हम कहते हैं, वो कैसे हैं, वो हमारे हैं वीक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड का एग्जांपल है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है और उसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। कभी कभी एसिटिक एसिड में पूछता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा COOH, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और एग्जांपल क्या है वीक एसिड का, वो है हमारा कार्बोनिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि वीक एसिड क्या है। वीक एसिड वो एसिड है जो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता, पार्शली आयोनाइज होता है और बहुत कम H+ आयन देता है, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड।
और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एसिटिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा COOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और पूरा का पूरा ये जो है फॉर्मूला वो बनाता है हमारा एसिटिक एसिड, जो कि एक है वीक एसिड। और वीक एसिड का एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। हम देखते हैं नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो अपन ने वहाँ पे अभी पढ़ा है कि जो वीक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज होता है। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो 100% पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है पानी में, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलो पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, ठीक है, पानी में, क्योंकि ये एसिड है तो ये H+ आयन ही देगा, तो पूरा का पूरा आयोनाइज होकर H+ आयन दे दें, वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका एग्जाम्पल है HCl। ठीक है, तो HCl का नाम क्या है, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या एक और एग्जाम्पल है जो कि हमारा H2SO4। तो H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। तो इतना समझ में आया, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि दिया है, किसने दिया है, तो ये बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसने दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में ये भी आता है, साइंटिस्ट का नाम देके कि किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है उनका नाम है मोज़ले। ये पूरा नाम है उनका हेनरी मोज़ले। ठीक है, हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। तो उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था एग्जाम में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं व्हाट आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इट वॉज गिवन बाय हेनरी मोज़ले। ठीक है, हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। मतलब इसमें जो एलिमेंट है उसको जमाया गया है, अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। किसका यूज़ किया गया है, एटॉमिक नंबर का यूज़ किया गया है। ठीक है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा एटॉमिक नंबर वाला पहले, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे करके अरेंज किया गया। और यहाँ पे यूज़ किया गया एटॉमिक नंबर का। पहले जितने भी थ्योरी दी थी या पीरियोडिक टेबल दिया था, सबका सब एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट पे बेस्ड थे। ठीक है, पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक मास एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 7 पीरियड्स। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो दिखते हैं हमको ऐसे ऐसे, वो कितने हैं, वो है 7। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रो दिखते हैं वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और उसकी संख्या है 7 एंड 18 ग्रुप्स।
इसको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। जो ऐसा वर्टिकल कॉलम दिखता है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्टिकल कॉलम दिखते हैं। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। और टोटल कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है। और ऐसे जो पीरियड्स हैं, डब्बे 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 ऐसे करके दिखते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड्स। और वो है कितने? 7, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि जो भी एलिमेंट एक ग्रुप के होंगे, ठीक है, ग्रुप जैसे टोटल 18 ग्रुप है, अपन देखते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और Fr, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में है उसको हम बोलते हैं ग्रुप 1A, या इसी को हम बोलते हैं अल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्कलाई मेटल। ये जितने भी ग्रुप 1A में एलिमेंट है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे के सारे कहलाते हैं अल्कलाई मेटल। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1 और इसके भी 1, ठीक है। क्योंकि इन सब के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सेम होते हैं। इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम होती है। क्यों सेम होती है? तो सेम इसलिए होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वही लिखा हुआ है कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे रहती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है। जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी। वैसे अगर हम बात करें किसी और ग्रुप की, अब देख लेते हैं ग्रुप 2A, ठीक है। तो ग्रुप 1A की तो बात हो गई। ग्रुप 2A जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 2A जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आएगा 2 2 2 2 2, ठीक है। और ये सारे एक ग्रुप के मेंबर्स, इसलिए इनको साथ में रखा गया है क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 2 रहता है, ठीक है। जिसके कारण इन सब की सिमिलर क्या रहती है? सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी हमको किससे पता चला? हमको पता चला ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ये क्या है? ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है कि metals are generally on the left side of the periodic table। जो मेटल्स हैं वो जनरली कौन सा साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट है। तो अपन देखें हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कौन से साइड प्रेजेंट होते हैं? वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो हमको कौन मिलने लगेगा? नॉन मेटल्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें हमको जनरली कौन मिलता है? मेटल्स। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है और नॉन मेटल्स मिलने लगते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमको मेटल मिलता है और राइट साइड में हमको जनरली
नॉन मेटल्स मिलता है, और इन दोनों के बीच में हमको मिलते हैं कुछ मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये चार क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 4 लिमिटेशन क्या है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कुछ खामियां रही होंगी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोजले ने दिया हुआ है, ठीक है, मोजले ने दिया है वो, तो क्या खामियां थी जिसके कारण जिसको ठीक किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो हमको देखनी है। ठीक है, तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड थे 7 और नंबर ऑफ ग्रुप थे 8। और उन्होंने जो कुछ जगह छोड़ के रखी थी कुछ ऐसे एलिमेंट्स से के लिए जो समय डिस्कवर नहीं हुए थे पर फ्यूचर में डिस्कवर हुए। ठीक है, कौन कौन से थे वो एलिमेंट? एक था गैलियम और एक था जर्मेनियम। ठीक है, तो पहले से उन्होंने कुछ जगह छोड़ के रखी थी कि फ्यूचर में ये सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। ये सारे क्या हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। पर इसमें कुछ खामियां भी थी। तो कौन कौन सी खामियां थी या कौन कौन से इसके लिमिटेशंस थे, वो अपने को देखना है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट लिमिटेशन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिमिटेशन लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका पोजीशन अभी भी अनसर्टेन है, मतलब उसका पोजीशन अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो रहता है वो दो बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोजन दो बिहेवियर दिखाता है। एक वो अल्कलाई मेटल जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, कैसे बिहेव करता है? अल्कलाई मेटल जैसा, मतलब उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करके H+ आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये अल्कलाई मेटल जैसा मिलता है। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि हाइड्रोजन को अल्कलाई मेटल के साथ रख देते हैं, पर कभी कभी वो ग्रुप 17 जो कि ये हैलोजन, उसके जैसी भी प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H- बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि दो ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अल्कलाई, कभी अल्कलाई मेटल के जैसे दिखा रहा है, कभी ग्रुप 17 हैलोजन जैसे दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है कि इसको कहाँ रखा जाए, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कैसे थी? अनसर्टेन थी कि इसको अल्कलाई मेटल के साथ रखें कि इसको हैलोजन के साथ रखें। तो फर्स्ट लिमिटेशन यही था कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो अनसर्टेन था, वो चेंज होते रहता था। कभी अल्कलाई मेटल जैसा दिखता था, कभी हैलोजन जैसा दिखता था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी वो कैसी थी? अनसर्टेन थी। सेकेंड है आइसोटोप्स कैन नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपरली। तो जो आइसोटोप्स हैं उसके लिए भी जगह डिसाइड नहीं थी। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट, ठीक है, या जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। ठीक है,
H11, H12 और H13 ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन, पर क्या है इसमें चेंज क्या है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर अलग अलग। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक है हमारा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसके नाम क्या है, तो पहले वाले का नाम है प्रोटियम, दूसरे वाले का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे वाले का नाम है ट्रिटियम। ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर उसका मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट है तो ये तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का एटॉमिक मास पे ही बना हुआ है, तो इन बेचारों को आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट तो सेम ही हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन ही है, बस इसका मास नंबर क्या है, अलग अलग है। तो इनको रखने में भी मेंडलीव को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसकी पोजीशन भी मेंडलीव ढंग से बता नहीं पाए थे कि इनको कहाँ रखें। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी, तो इनकी पोजीशन को भी बताने में मेंडलीव को बहुत प्रॉब्लम गई थी। किसकी पोजीशन बताने में, आइसोटोप्स की पोजीशन को। वो आइसोटोप्स को भी ढंग से नहीं रख पाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हाइड्रोजन को पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टेन थी, कि वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पा रहे थे। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो आइसोटोप्स को भी सही से नहीं रख पा रहे थे। थर्ड देखते हैं क्या है, तो थर्ड लिखा हुआ है एनोनॉमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास अलग अलग था या कम ज़्यादा था उनको साथ में रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है किसमें, एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो बाद में आएगा। पर यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, उनके पीरियोडिक टेबल में पहले कोबाल्ट को रखा गया था, फिर निकल को रखा गया था, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकल का एटॉमिक मास होता है 58.7। ठीक है, तो पहले कोबाल्ट को रखा गया था, फिर निकल को रखा गया था। तो ये क्या, ये तो गलत है, क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है ऑन एटॉमिक मास, और उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो कोबाल्ट पहले कैसे आ सकता है, कोबाल्ट को तो निकल के बाद में आना चाहिए। ठीक है, पर उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया था, तो ये एक गलती थी कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रख दिया था और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रख दिया था। ठीक है, वैसे ही एक और है, वैसे किया तो उन्होंने टेलुरियम और आयोडीन के साथ। और एक और नेक्स्ट है कि कोई भी रेयर अर्थ, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे उस समय, उनके लिए भी वो पोजीशन नहीं बता पाए थे कि कहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट को रखना चाहिए। जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, जो एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, उनकी भी पोजीशन वो नहीं ढंग से बता पाए थे कि कहाँ इनको रखना है उनके पीरियोडिक टेबल में। कुछ ऐसे डिसिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया था जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, उन सबको उन्होंने साथ में रख दिया था। तो ये भी लिख सकते थे कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रख दिया था। तो सारी क्या है इसकी लिमिटेशन है, किसकी, मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो। ठीक है, एक पोर्शन पीरियोडिक टेबल का दिया हुआ है जिसमें है लिथियम, पेरिड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट दिया हुआ है। पूछा है इफ़ यू मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं
लेफ़्ट से राइट, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट है, यहाँ से हमको जाना है राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट हम अक्रॉस द पीरियड, ये क्या है, ये दोनों पीरियड है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली होता तो उसको हम ग्रुप बोलते, ठीक है। तो इसमें जाना है हमको अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन पूछा है कि जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो व्हाट विल बी चेंज इन द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। सेकेंड, व्हाट विल बी चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी चेंज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। डी लिखा हुआ है व्हाट विल बी द चेंज इन द कनेक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर वो कुछ भी लिख देता, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख देता, कनेक्टिविटी, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन तो गलत है। तो हमको तीन ही क्वेश्चन से डील करना है। फर्स्ट हमको देखना है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है, सेकंड हमको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज होता है, और थर्ड हमको देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या चेंज होता है। तो देखते हैं पहले अपन सबसे पहले कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट को मेटल बनाता है। तो वो प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ये हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी। मतलब जो भी मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाता है M+ आयन, ठीक है। या इसी को बोलते हैं, इसका कैसा नेचर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। यहाँ तक समझ में आया। वो पूछ रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होती है, और वो प्रॉपर्टी है कि वो कितना ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो प्रॉपर्टी है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे कम, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। फिर अपन देखते हैं कि क्या चेंज होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको जो जो एलिमेंट्स दिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, ठीक है। अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतना ही एलिमेंट लेते, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, फिर बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब सबका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ शेल सब में कितना है, नंबर ऑफ शेल 2 है। लिथियम में भी 2 है, बेरिलियम में भी 2 है, बोरॉन में भी 2 है, कार्बन में भी 2 है, नाइट्रोजन में भी 2 है और ऑक्सीजन में भी 2 है। पर अगर हम देखें इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन
ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम में 3, बेरिलियम में है 4, बोरॉन में 5। ये क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8 ही। ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो 2 चीज़ से बना हुआ है। किसकी चीज़ से बना हुआ है, एक है हमारा न्यूट्रॉन, एक है हमारा प्रोटॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस में चार्ज होगा। ठीक है। और उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है। जितना प्रोटॉन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब किस फोर्स से न्यूक्लियस खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जो एटॉम और शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको किस फोर्स से खींचता है अपनी तरफ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब अपन देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है हमारे ऑक्सीजन के पास। ठीक है। हमारे ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन है, 8। और लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है, 3। तो जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ी से उसके आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो न्यूक्लियस है उसके पास जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतनी तेज़ी से उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अपनी तरफ खींचेगा तो इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो हमको पता चलता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज़ है वो कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। क्यों साइज़ छोटा हो रहा है, साइज़ इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस तेज़ी से अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है। साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से पकड़ के रखेगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से पकड़ के रखेगा किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है। तो सबसे मुश्किल किस में होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, लिथियम में कि ऑक्सीजन में। ठीक है। तो सबसे इजी होगा लिथियम में निकालना। और जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, क्या मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो कैरेक्टर है, तो जैसे जैसे हम लिथियम से आगे बढ़ते जाएंगे वो कैरेक्टर कैसा होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वर्ड्स में। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको अपन कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड में तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगी, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है लेफ़्ट टू राइट जाने पे वो डिक्रीज़ कर रही है। क्यों डिक्रीज़ कर रही है एटॉमिक साइज़, अभी मैंने बताया, क्योंकि एटॉमिक साइज़ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। क्यों डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रख रहा है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और उतना ही मुश्किल होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना।
और इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर मुश्किल होगी तो मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना तेज़ी से पकड़ के रखा है कि वो लूज़ करने ही नहीं देगा। जब लूज़ करने ही नहीं देगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही लिखा हुआ है, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटम होल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, देयरफॉर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, the tendency to lose electron decreases, so the metallic character also decreases as we move from left to right। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो बॉन्डिंग हुई है उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा जब भी हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने का मतलब कि न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो हम लेफ़्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो वो और तेज़ी से खींचने लगेगा। और तेज़ी से खींचने लगेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही है कि कितनी तेज़ी से वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी तेज़ी से खींचेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज़ है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियस है वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी तेज़ी से खींचेगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो राइट साइड में होंगे उसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन कौन से साइड में है, लेफ़्ट साइड में कि राइट साइड में है? तो तुमको फ्लोरीन हमेशा राइट साइड में मिलेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज़्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, किसी भी गैशियस एटम का, सबसे पहले तो गैशियस एटम होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड नहीं। किसी भी गैशियस एटम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके आजू बाजू क्या है, शेल है। इस शेल में क्या होगा, इस शेल में होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है क्या होना चाहिए, गैशियस एटम होना चाहिए या गैशियस आयन होना चाहिए। ठीक है, तो इस गैशियस एटम या इस गैशियस आयन में तो सबसे आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बाउंडेड है, जो जिसके ऊपर मतलब न्यूक्लियस का उतना इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हमको उसको इस सिस्टम से बाहर निकालना है, ठीक है, उसको हम खींच के बाहर निकाल रहे हैं, उसको खींच के बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं, वही एनर्जी क्या है हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most closely bounded electron from an
आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उसके सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहती है ये हमको इसको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? ताकि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि जो पुल है न्यूक्लियस का उससे वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वही एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए इस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल सके। तो जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही होता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, हमको देनी पड़ेगी उसको। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के फोर्स है उसको तोड़ के बाहर निकल पाएगा। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको पता चल गया है कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा? तो इसलिए डिक्रीज़ करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत मुश्किल जाएगी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब अगर हमको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी है तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर निकलने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। उसको ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 12। एक एलिमेंट है, मान लेते हैं x। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है कितना? एटॉमिक नंबर 12। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो किसका एटॉमिक नंबर हो सकता है? 12। तो पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 किसका है? मैग्नीशियम। तो अगर इसमें कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा क्या है? कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 282। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस एलिमेंट। तो नेम ऑफ द एलिमेंट हमको पता चल गया, वो क्या है? मैग्नीशियम है। सेकंड है राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका ग्रुप नंबर पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? अगर हमको नंबर ऑफ ग्रुप निकालना है तो हमको देखना पड़ता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो उसको हम 1 और 2 ही लिखेंगे, पर जब वो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो उसमें हम प्लस कर देते हैं 10। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 282। ठीक है, तो अगर हमको इसका ग्रुप नंबर पता लगाना है तो हमको देखना पड़ेगा कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन। उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, तो जब 1 या 2 हो तो उसका ग्रुप कौन सा होगा? 2 है तो 2 ही होगा। अगर वहाँ पे 3 होता, ठीक है, अगर वहाँ 2 की जगह जैसे एल्यूमिनियम मतलब 13 हो जाएगा, 2, 8 और 3, 2 से ज़्यादा हो गया तो इसमें अपने को 10 प्लस करना पड़ेगा। 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 13। ठीक है, जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा उसमें हमको 10 प्लस करना पड़ेगा ग्रुप निकालने के लिए, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप निकालने के लिए हमको 10 उसमें प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के लिए हमारा ग्रुप कितना आ गया कि कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है मैग्नीशियम? ग्रुप नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हमको किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालना है तो हम देखते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ शेल है। तो यहाँ बात हो रही है मैग्नीशियम की, इसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल कितना हो जाएगा? कितना है? 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ शेल हो जाएगा 3। तो ये कौन से पीरियड का होगा? ये होगा थर्ड पीरियड का। ठीक है, इतना इजी, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो इसका पीरियड होगा कितने नंबर ऑफ शेल? 2 है तो 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो इसका भी पीरियड कितना होगा? कितने नंबर ऑफ शेल है? तो 2 हो जाएगा। इतना इजी, मतलब जब भी पीरियड निकालना हो तो हमको देखना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि उसमें कितना नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्योंकि मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, और शेल हमको याद है KLm होता है, जिसकी कैपेसिटी निकालते हैं हम एक फार्मूले से 2n² इसका फार्मूला है। इससे इसका कैपेसिटी आता है 2, इसका 8 और इसका 3 3 9, 9 2 80। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है, और हमको उसमें कितना फिल करना है? सिर्फ 12 ही फिल करना है। तो पहले वाले में हम फिल करेंगे 2, दूसरे वाले में 8, 8 और 2 हो गया 10। ठीक है, अभी भी कितना बचा है? 2 बचा है, तो जो 2 है वो m में चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। इतने सारे इजी क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे होता है डी एंड।